हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एक और बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। एक बार सभी लोग आ जाइएगा और जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, इससे आप लोगों का जो सेशन है वो स्टार्ट हो सके। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है गाइस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट इंग्लिश ग्रामर के ऑल टाइप ऑफ मिक्स्ड एडवांस लेवल एमसीक्यूज का। और ये क्लास आपकी डेडिकेटेड है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस, बीपीएससी, एस्टेट और झारखंड माध्यमिक आचार्य, यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूके लेक्चरर, यूके एलटी ग्रेड। जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन है जिनमें इंग्लिश ग्रामर आता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सभी लोग आ जाइएगा और जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इससे आप लोगों की जो क्लास है वो स्टार्ट की जा सके। ओके, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने लोग आ चुके हैं, उसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से कितने लोग आ चुके हैं, और जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी जल्दी से। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में। अगर आप लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट 1, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट 1 को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया गया है द हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउट। ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को और यूज करना है एक नाउन फ्रेज, ठीक है ना। नाउन फ्रेज का यूज करना है। दिया हुआ सेंटेंस है द हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउट, यानी कि काफी भारी बारिश थी जिसने हमें बाहर जाने से रोक दिया। अब इसमें हमें नाउन फ्रेज का यूज करना है। ओके, चलिए कोशिश करिए बताने की सभी लोग। तो पहला सेंटेंस है वी वर प्रिवेंटेड टू गो आउट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। अब यहाँ पर अगर हम पहले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी नाउन फ्रेज यूज करी गई है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, प्रीपोजिशन है बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ का ऑब्जेक्ट है द हैवी रेन जो कि एक नाउन है। तो ये आपका एक नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। मेरी बात को समझ लेना, ये क्या है, नाउन फ्रेज है ये। बट यहाँ पर चक्कर क्या है, वी वर प्रिवेंटेड, प्रिवेंट जो वर्ब होती है उसके साथ में टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके साथ में फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स ये सेंटेंस आपका सही नहीं है। दूसरा है ओविंग टू द हैवी रेन, यानी कि भारी बरसात के कारण। ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओविंग टू प्रीपोजिशन है, और द हैवी रेन हमारा नाउन है, मीन टू से। ये एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है ना। वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट, और प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगाया गया है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। आगे देख लीजिए, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट बाई द हैवी रेन। यहाँ पर बाई का इस्तेमाल किया गया जो कि पैसिव वॉइस में किया जाता है। बेसिकली ये कोई नाउन फ्रेज नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। द हैवी रेन वाज वाई, ये सेंटेंस ही गलत है। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ में। आई रिग्रेट द थिंग्स आई डिड व्हेन आई वाज यंगर। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म करना है दिया हुआ सेंटेंस और यूज करना है किसका, विश का। सो फटाफट फटाफट करने की कोशिश करिए। सेंटेंस का मतलब है कि मैं पछतावा करता हूं उन चीज़ों का जो मैंने बचपन में करी थी, ठीक है ना। मुझे उन चीज़ों का पश्चाताप है जो मैंने बचपन में किया था। इस बात को हमें ट्रांसफॉर्म करना है विश करके, ठीक है ना। तो आई विश आई वुड नॉट डू दोज थिंग्स व्हेन आई वाज यंगर, यानी कि काश ऐसा होता कि मैंने ये चीज़ें नहीं करी होती जो मैं बचपन में किया करता था। तो याद रखेंगे, अगर हमें किसी सेंटेंस में विश यानी कि एक इमेजिनेशन का यूज करना है कि काश ऐसा होता,
तो हम क्या करेंगे, विश का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया आई विश आई हैड नॉट डन दोज थिंग्स व्हेन आई वाज यंगर। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन आई वाज यंगर, एज इट एज हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है क्या है, विश का यूज किया गया है, ठीक है, हैड का यूज किया गया है, ठीक है, और हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए बेबी कुमारी ऑप्शन बी आ रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल ठीक है। ओके, यहाँ पर दिया आई विश टू, विश के बाद में टू का यूज नहीं होता है। आई विश आई डिड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया तो गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शी इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, शी इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, ट्रांसफॉर्म करना है और यूज करना है सो दैट का, ठीक है, फटाफट फटाफट करिएगा, यूज करना है सो दैट का। तो सी इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, वो इतनी कमजोर है कि बॉक्स को नहीं उठा सकती, ठीक है ना, इसका हमें मीनिंग बनाना है, वो इतनी कमजोर है कि वो बॉक्स को नहीं उठा सकती। सी इज टू वीक, टू का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग में अत्यधिक, ठीक है ना, बियॉन्ड द लिमिट, टू लिफ्ट द बॉक्स, बॉक्स को उठाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर टू का यूज किया गया हो, ठीक है ना, तो टू को ऑमिट करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं शो से, क्या कर देते हैं, शो से। तो करेंगे सी इज शो, सी इज शो, उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जो एडजेक्टिव दिया गया हो, ठीक है, सी इज शो एडजेक्टिव। उसके बाद में क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, कुड या कैन, कुड या कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में बेस फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब का। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज सो वीक, सी इज सो वीक दैट शी कैन लिफ्ट। यहाँ पर कैन के साथ में नॉट का यूज नहीं किया गया है, सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, सी इज सो वी, ये वाला तो इनकरेक्ट ही है। सी इज सो वीक दैट सी इज अनेबल, ये वाला भी इनकरेक्ट है। गाइस ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हेमंती का ऑप्शन बी आ रहा है, एग्जैक्टली जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ हाई फ्लोन रिटोरिक, द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ हाई फ्लोन रिटोरिक। अंडरलाइंड फ्रेज है हमारे पास हाई फ्लोन, एक इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है हाई फ्लोन। तो इसका हमें मीनिंग बताना है हाई फ्लोन का, सिंपल एंड डायरेक्ट, ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड ग्रांड, एंग्री एंड अग्रेसिव, और ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड। पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग इसे एनालाइज करेंगे। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ हाई फ्लोन, यानी कि जो राजनेता था उसकी जो स्पीच थी वो कैसी थी, फुल ऑफ हाई फ्लोन थी, मतलब सिंपल और डायरेक्ट थी, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, या बहुत ज़्यादा ह्यूमरस थी। तो आंसर नोट करेंगे, हाई फ्लोन इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है ओवरली कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जटिल थी, एंड ग्रांड। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेबी कुमारी ऑप्शन बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि वर्षों की मेहनत के बाद, ही फाइनली रीच द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर। वाक्य आधारित क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में भरमार आती है इसकी। पिनेकल का हमें मतलब बताना है, पिनेकल का मतलब क्या है, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही फाइनली रीच द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर। तो पिनेकल का क्या मतलब हो जाएगा, डेप्थ, ठीक है ना, एबिस, जेनिथ ऑफ पेरीफेरी। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए शिंटू कुमार 5th का ऑप्शन सी आ रहा है, एग्जैक्टली जेनिथ का मतलब है हाईएस्ट पीक, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक बोल दीजिए,
या हाईएस्ट पॉइंट बोल दीजिए किसी चीज का, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है, टॉप मोस्ट। तो वर्षों की मेहनत के बाद में फाइनली वो अपने कैरियर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, जेनिथ पर पहुंच गया। नोट कर लेना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? गुड। इनका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सिंथेसाइज करना है, यूज करना है और का, या फिर ये कह दीजिए कि रिप्लेस करना है अदरवाइज को, ठीक है ना। तो अदरवाइज को रिप्लेस किस तरीके से करेंगे? तो यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल फेल द एग्जाम, कठोर परिश्रम करो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो कहीं पर हमें सिर्फ और एक ही जगह दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस हमने बना दिया है, यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल फेल द एग्जामिनेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। कभी कभी एग्जामिनेशन में बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ओके हेमंती, ऑप्शन ए आ रहा है, गुड, वेरी गुड। चलिए गाइस, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आपकी 2 टाइम्स क्लासें होंगी, एक 8 PM पर क्लास होगी, ठीक है ना, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर रहेगा, और एक आपकी 9:30 PM पर क्लास होगी जिसमें आपका टोटल इंग्लिश ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब रहेगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, द टीचर वाज डिसअपॉइंटेड। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, ठीक है ना, 2 सिंपल सेंटेंस है, जिसमें पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, स्टूडेंट प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। द टीचर वाज डिसअपॉइंटेड, और टीचर निराश था, यानी टीचर इस बात से निराश था। सिंथेसिस करनी है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसे क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। याद रखिएगा कि एक सिंपल सेंटेंस में, ठीक है ना, एक सिंपल सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, ओनली 1 सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, और एक ही वर्ब होती है, एक ही वर्ब होती है। वर्ब में हमारी बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है, या फिर केवल हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या फिर केवल मेन वर्ब भी हो सकती है। मतलब वर्ब का जो फंक्शन है सिंगुलर टाइम में एक ही बार हुआ होगा। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में एक हमारा मेन क्लॉज होता है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज, याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना। बात करें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लॉज जैसे बोलते हैं, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जिसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मेट याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो सकती है। तो चलिए, द टीचर वाज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर बिकॉज लगाया गया है, और बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। द टीचर वाज डिसअपॉइंटेड, टीचर निराश था। अब हमने क्या किया, जो दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, इसको फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, एट द स्टूडेंट्स इनेबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी छात्र के आंसर न देने की क्षमता पर जो टीचर था वो कैसा था? वो निराश था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया टीचर, और वाज डिसअपॉइंटेड इसमें एक वर्ब हो गई, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू वांट टू सक्सीड यू शुड नॉट गिव। फिल करना है खाली जगह को इजीली। तो इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो यू शुड नॉट गिव, हमें क्या करना है? गिव के साथ में प्रीपोजिशन यूज करनी है और प्रीपोजिशनल फ्रेज को कंप्लीट करना है। तो गिव इन हो जाएगा, गिव आउट हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, गिव अवे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेबी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना।
अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें क्या नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप का मतलब है सरेंडर कर देना, ठीक है ना, अवॉइड कर देना, ठीक है ना, छोड़ देना। तो अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें बहुत आसानी से गिव अप नहीं करना है, मतलब सरेंडर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है चीज़ों को। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैवी ट्रैफिक हेल्ड द होल सिटी फॉर आवर्स। तो हेल के साथ में क्या करेंगे, हेल्ड ऑन करेंगे, हेल्ड अप करेंगे, हेल्ड बैक करेंगे या हेल्ड डाउन करेंगे। यानी कि भारी ट्रैफिक लगा हुआ था, उसने क्या किया, पूरी सिटी को उसने क्या कर दिया, हील्ड ऑन कर दिया, ठीक है ना। याद रखेंगे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना, यानी प्रोग्रेस रोक देना, मूवमेंट को कम कर देना, ठीक है ना, मूवमेंट को कम कर देना मतलब स्लो मूवमेंट कर देना, ठीक है ना, थम किसी चीज को रोक देना। तो आंसर हो जाएगा हेल्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। गुड। चलिए शिंटू और बींट सभी का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेल्ड ऑन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू पाइप डाउन। एक फ्रेजल वर्ब आई है पाइप डाउन ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग। द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू पाइप डाउन ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग। तो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब बताना है, मतलब क्या हो जाएगा पाइप डाउन का। तो स्टार्ट सिंगिंग, बी क्वाइट, स्टैंड अप और गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तो बच्चों को बोला गया, द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू का मतलब है बच्चों को बोला गया या बच्चों से कहा गया क्या करने के लिए, टू पाइप डाउन, टू पाइप डाउन। और कब, ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग, जब सीरियस मीटिंग यानी कि गंभीर बातों पर चर्चा चल रही थी तो बच्चों से पाइप डाउन करने के लिए बोल दिया गया। पाइप डाउन का मतलब है टू बी क्वाइट, ठीक है ना, शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए, शोर शराबा न करने के लिए बोला गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ही इज नेदर कॉम्पिटेंट नॉर डिलीजेंट। ही इज नेदर कॉम्पिटेंट नॉर डिलीजेंट। ट्रांसफॉर्मेशन करना है दिए हुए इस सेंटेंस का और यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। देखेंगे किसका आंसर सबसे पहले सही आता है। फटाफट फटाफट बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए चिंटू, बींट, बेबी सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से। तो हमने देखा ही इज नेदर कॉम्पिटेंट, ना तो वो कॉम्पिटेंट है और ना ही वो डेलीजेंट यानी लेबरस है। तो यहाँ पर नेदर का जो यूज किया है वो नेदर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, न तो वो कॉम्पिटेंट है ना वो डेलीजेंट है। अब हमें क्या करना है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना। तो याद रखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो में नॉट भले ही लगा हुआ है लेकिन इसका यूज हम पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव चीजों के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए अगर हम इसके साथ में नॉट ओनली का यूज कर भी दें तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट, वह सिर्फ कॉम्पिटेंट ही नहीं है बल्कि डिलीजेंट भी है, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्पिटेंट का अपोजिट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपोजिट यूज करना पड़ेगा और डिलीजेंट का भी अपोजिट यूज करना पड़ेगा, एंटोनियम यूज करना पड़ेगा। तो कहाँ पर है, ही इज नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट, ठीक है ना, वह सिर्फ इनकॉम्पिटेंट ही नहीं है बट आल्सो नॉट डिलीजेंट, बल्कि डिलीजेंट भी नहीं है, यानी न तो वो डिलीजेंट है ना वो कॉम्पिटेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर 12 करिए। ओ सॉरी जस्ट मिनट, इट्स माय मिस्टेक। नॉट डिलीजेंट के लिए हमारे पास एक एक्यूरेट वर्ड है इंडोलेंट, ठीक है ना। इंडोलेंट जो है वो एक्यूरेट अपोजिट है डिलीजेंट का, ठीक है गाइस। मैंने नॉट डिलीजेंट इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इसका अपोजिट भी है। तो इसका करेक्ट अपोजिट एंटोनियम यूज किया गया है इंडोलेंट, ठीक है ना, इनकॉम्पिटेंट और इंडोलेंट। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर इन केस देखिएगा यहाँ पर हमने अपोजिट यूज कर दिया, इन केस इंडोलेंट इस सेंटेंस में या ऑप्शन में नहीं होता तो हम अपोजिट की बजाय उसे नेगेटिव भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, नेगेटिव में चेंज कर देते तो भी हो जाता। बट क्योंकि बट आल्सो का यूज किया गया है तो बट आल्सो के साथ में नोट का हम यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई परफेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है द एविडेंस वाज सो कंपेलिंग, द एविडेंस वाज सो कंपेलिंग दैट द जूरी हैड टू कन्विक्ट द डिफेंडेंट। फटाफट बताइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना है और यूज करना है टू और टू का, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करेंगे किसका आएगा। जी हाँ, बट आल्सो के साथ नॉट यूज नहीं होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स माय फॉल्ट, मैंने देखा नहीं था नीचे वाला ऑप्शन, ठीक है ना, हमारे पास उसका करेक्ट एंटोनियम था, दैट इज वाई ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दिया गया है सो, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, टू और टू को यूज किया था, तो हमने क्या किया था, टू को हटाकर सो का यूज किया था, है ना, और टू को हटाकर क्या किया था, दैट, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में कैन या कुड नॉट का यूज किया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको वाइस वर्जा कर देंगे। तो द एविडेंस वाज टू, सो की जगह पे क्या कर देंगे, टू का यूज हो जाएगा। तो एविडेंस वाज टू कंपेलिंग दैट द jury had to convict the defendant. The evidence was too compelling to acquit the defendant. The evidence was too compelling for the jury to convict the defendant. ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा jury couldn't convict, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, ठीक है ना। टू कंपेलिंग देयर द jury couldn't convict the defendant, ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए ओके ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ किस किस के कमेंट आ रहे हैं। चलिए द एविडेंस वाज टू कंपेलिंग दैट jury couldn't सॉरी he had to convict the, इसमें couldn't का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, couldn't का यूज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा द एविडेंस वाज टू कंपेलिंग दैट, चलिए टू और टू, सो दैट को हटाकर हम टू और टू का यूज करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। द एविडेंस वाज टू कंपेलिंग टू एक्विट द डिफेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए जिनका ऑप्शन नंबर ए है, एक सेकंड इरेज कर दूं मैं इसको, ठीक है, इसको इरेज कर दूं, उसके बाद चलिए जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, हमने वाइस वर्सा करना था। चलिए तो देखिए, जब हमारा इस तरीके से दिया गया हो टू और टू दिया गया हो, तो टू को चेंज करते हैं किसमें, सो में, और इस टू को चेंज कर देते हैं दैट, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में कुड या कैन नॉट में, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसको इस तरीके से चेंज कर दो और इसको इस तरीके से चेंज कर दो। हमारे पास क्या है, शो दिया गया है और दैट दिया गया है, ठीक है ना। तो शो को चेंज कर दिया हमने टू में, और दैट और बाकी की चीज़ों को चेंज कर दिया हमने टू में। तो द एविडेंस वाज टू कंपेलिंग, और पूरी जो फ्रेज है दैट द jury हैड टू कन्विक्ट द डिफेंडेंट, इसको पूरे को हमने चेंज कर दिया टू एक्वाइट द डिफेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड द प्रॉब्लम वाज लीक ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आया है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है ना, हिट द नेल ऑन द हेड, हमें इसका मतलब बताना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेड अ पेनफुल मिस्टेक, ठीक है ना, गेस करेक्टली, स्टेटेड द प्रॉब्लम प्रिसाइजली, और was extremely angry, है ना। तो he hit the nail on the head when he said the problem was leak of funds, उसने जब ये कहा कि प्रॉब्लम किसकी है, फंड की कमी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये कहकर उसने क्या किया, हिट द नेल ऑन द हेड, ये किया। इसका मतलब है कि उसने एग्जैक्ट वह बात बता दी, ठीक है ना, एग्जैक्ट जो ट्रुथ था
वो बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। स्टेटेड द प्रॉब्लम प्रिसाइजली, जो बात है वो उसने एक्यूरेट वे में बता दिया कि क्या दिक्कत आ रही है। हिट द नेल का मतलब है स्टेट द प्रॉब्लम प्रिसाइजली। ओके, स्टेट द फैक्ट प्रिसाइजली। ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर दिया गया है शी फाउंड हरसेल्फ एट अ लूज एंड। एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एट अ लूज एंड आफ्टर क्विटिंग हर जॉब, यानी कि उसने अपने आप को पाया एट अ लूज एंड आफ्टर क्विटिंग हर जॉब, अपनी जॉब छोड़ने के बाद में। तो इस एट अ लूज एंड का मीनिंग बताना है एक्सट्रीमली बिजी, इन अ प्रीकैरियस सिचुएशन, विदाउट एनीथिंग टू डू और अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। तो एट अ लूज एंड का मतलब क्या हो जाएगा? एट अ लूज एंड का मतलब ऑप्शन नंबर बी। एट अ लूज एंड का मतलब है विदाउट एनीथिंग टू डू, यानी कि बिल्कुल थलुआ, ठीक है ना, यूजलेस। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू ग्लॉस, द पॉलिटिशियन ट्राई टू ग्लॉस, स्पेस दिया गया है, द फेलियर ऑफ हिज रिसेंट पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा किसका करेक्ट हो जाएगा? तो ग्लॉस आउट हो जाएगा। हार्ड वर्ड का मीनिंग भी बताते रहिएगा। आप लोग कमेंट में जो मीनिंग पूछना है, ठीक है ना, उसका मीनिंग मुझे पूछ लिया करें, ठीक है। चलिए, सो द पॉलिटिशियन ट्राइड टू ग्लोस द फेलियर ऑफ हिज रिसेंट पॉलिसीज। फटाफट फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लॉस नहीं, ग्लॉस डाउन नहीं होगा, ग्लॉस ओवर होता है, ठीक है ना, ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या का, व्हेन समवन ट्राई टू सॉल्व एनी हार्ड प्रॉब्लम इन अ सिंपलेस्ट वे, यानी किसी बड़ी प्रॉब्लम का, किसी कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से, ठीक है ना, बहुत ही इजीली सॉल्व कर देना हो, तो मतलब हल्के में ले लेना। द पॉलिटिशियन ट्राई टू ग्लॉस ओवर द फेलियर ऑफ हिज रिसेंट पॉलिसीज, यानी कि अपनी जो फेलियर थी उसकी रिसेंट पॉलिसीज का, उसने उसको बहुत ही हल्के में लिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लॉस ओवर, ठीक है ना। ट्रीट अ सीरियस और अनप्लीजेंट मैटर वेरी लाइटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। सिंथेसिस करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वन सब्जेक्ट, ठीक है, वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है, इससे ज्यादा अगर होगा तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो दो ही इज रिच, यानी कि भले ही वह अमीर है, यहाँ पर दो का यूज किया गया है, दो और एल दो का यूज करते हैं, तो ये हमारे कंसेशन वाले कंजक्शन है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं अनहैप्पी के साथ में। भले ही वह क्या है, अमीर है, फिर भी वो कैसा है, दुखी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो ही इज रिच। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसी भी एक क्लॉज को क्या करना पड़ेगा, किसी फ्रेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेस्पाइट बीइंग रिच, डेस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद भी, ही इज अनहैप्पी, वह खुश नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। डेस्पाइट बीइंग रिच क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पर देखिएगा ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, ये बट का यूज किया गया है, जो कि एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पर दिया गया है दो रिच एंड अनहैप्पी, ये सेंटेंस एरर है। बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी, अमीर होने के कारण वह अनहैप्पी है, तो ये भी गलत है। केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नोट करिएगा। जिनका ऑप्शन नंबर ए जा रहा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के पास में। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट है।
दिया गया है द मैनेजर सेड विल यू बी एबल टू फिनिश द रिपोर्ट बाई टुमारो। मैनेजर ने कहा क्या तुम इस रिपोर्ट को कल तक फिनिश कर दोगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। ओके ज्योत्सना चिंटू ही इज रिच बट एन हैप्पी, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है ना। अबे यादव गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और चलिए क्यों गलत है क्वेश्चन नंबर, क्यों आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो ना, जिस क्वेश्चन को रेफरेंस कर रहे हो उस क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है द मैनेजर शेड विल यू बी एबल टू फिनिश द रिपोर्ट बाई टुमारो। ये सेंटेंस हमें क्या करना है, नरेशन का है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट नरेशन में है, ठीक है ना, डायरेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पर है द मैनेजर शेड और ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, इंटेरोगेटिव है। स्टार्ट किससे हो रही है, ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच हैं वो इनडायरेक्ट में करते समय इफ या वेदर से कनेक्ट करते हैं एज अ कंजक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर यू दिया गया है तो यू यहाँ पर सभी जगह पर आई में चेंज किया गया, मतलब यहाँ पर शेड के बाद में जो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया गया है वो मी कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर है यू विल दिया गया तो विल को चेंज कर देंगे पास्ट में, यानी कि वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड हो जाएगा टू फिनिश द रिपोर्ट बाई टुमारो। और टुमारो में चेंज करेंगे तो टुमारो को चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे में, ठीक है ना, द फॉलोइंग डे। तो आंसर हो जाएगा द मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने पूछा, इफ सब्जेक्ट आ गया यू को हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो यू को चेंज कर दिया मी के अकॉर्डिंग। नॉमिनेटिव केस में यू है तो नॉमिनेटिव केस में ही हमारा आई आ गया। द मैनेजर आस्क्ड इफ आई, ठीक है ना, विल को चेंज कर दिया हमने बोर्ड में, अब यहाँ पर हम असर्टिव बनाएंगे, ठीक है ना, इफ आई वुड बी एबल टू फिनिश द रिपोर्ट बाई द फॉलोइंग डे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके गुड। बीइंग वाला क्यों गलत है, अच्छा बीइंग वाला, देखिए बीइंग वाला इसलिए गलत है दो ही इज रिच। बीइंग क्या है, बीइंग हमारा पार्टिसिपल है, बीइंग क्या है, पार्टिसिपल है। अब इसका मतलब है बीइंग रिच का मतलब है अमीर होने के कारण, बीइंग रिच का मतलब है अमीर होकर, क्या है, अमीर होकर, अमीर होकर, अमीर होकर वह कैसा है, दुखी है, अमीर होकर वह दुखी है, लेकिन अमीर होकर दुखी है। तो बीइंग रिच ही इज एन हैप्पी, यहाँ पे क्या है, एक बोल सकते हैं मूवमेंट दिखाया जा रहा है कि अमीर होकर वह दुखी है। हमें क्या दिखाना है, कंसेशन दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो परफेक्ट फ्रेज है डेस्पाइट बीइंग है, ठीक है ना, क्या है, डेस्पाइट बीइंग, यानी कि अमीर होने के बावजूद भी, अमीर होने के बावजूद भी वो कैसा है, अनहैप्पी है। दैट इज वाई हमारा ऑप्शन नंबर डी एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना, मीनिंगफुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। टू बियर डाउन ऑन द टारगेट, टू बियर डाउन ऑन द टारगेट द आर्चर हैड टू फोकस इंटेंसली। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है, फ्रेजल वर्ब है टू बियर डाउन। टू बियर डाउन का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द वेट ऑफ समथिंग, किसी चीज का वेट बढ़ा देना। टू अप्लाई प्रेशर, तो टू बियर डाउन का मतलब है टू अप्लाई प्रेशर या मूव मेनेंसली, ठीक है ना, यानी किसी चीज को फोर्सफुली और पूरी ताकत से प्रेस करना आगे बढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कार रेन, और यहाँ पर प्रीपोजिशन फिक्स करनी है एक, अ डियर ऑन द हाईवे, यानी कि कार ने हाईवे पर एक हिरन को कुचल डाला, यानी कि उसको कुचल के निकल गई। द कार रेन ओवर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार रेन ओवर। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई एम नॉट फैमिलियर दिस नेबरहुड। फैमिलियर के साथ में हमेशा विद का यूज किया जाता है, तो नो डाउट आप यूज कर लीजिए विद। आई एम नॉट फैमिलियर विद द नेबरहुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुड।
नहीं, देखिए यहाँ पर भाषा का मतलब नहीं निकालना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होते हैं वर्ड्स के, तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमें फ्रेजेस का यूज करना है, ठीक है। चलिए, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द इंस्ट्रक्टर, नेदर द स्टूडेंट नॉर द इंस्ट्रक्टर, स्पेस दिया गया है, प्रिपेयर्ड फॉर द स्पॉन्टेनियस क्विज, यानी कि न तो स्टूडेंट्स और न इंस्ट्रक्टर तैयार नहीं थे उस क्विज के लिए। ऑप्शन ए पर है वर, वाज, हैव बीन और आर। तो यहाँ पर नेदर और नॉर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सेंटेंस जिनमें नेदर नॉर या फिर एदर और, नेदर नॉर या एदर और का इस्तेमाल किया जाए तो जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ में है, ठीक है ना, वही हमारा सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब प्लेस करते हैं। तो नॉर द इंस्ट्रक्टर, प्रिपेयर दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि मेन वर्ब है, इसके साथ में हमारी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो इंस्ट्रक्टर क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वर्ब लगेगी हमारी वाज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेदर द स्टूडेंट नॉर द इंस्ट्रक्टर वाज प्रिपेयर्ड फॉर द स्पॉन्टेनियस क्विज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश विद नाजिया, बेबी, चिंटू, ज्योत्सना। ओके, ठीक है, गुड। इफ द नेगोशिएशन, खाली जगह दी गई है, इफ द नेगोशिएशन सक्सेसफुल, द ट्रीटी, फिर से खाली जगह है, साइन इमीडिएटली। अब यहाँ पर आपको वर्ब प्लीज करनी है, तो चेक कर लीजिए कौन सी फिट हो सकती है। इफ द नेगोशिएशन के साथ में अगर वर और विल लगाएंगे तो वर के साथ में विल बी का यूज नहीं किया जाता है। हैड बीन करेंगे तो वुड हैव बीन का यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इफ द नेगोशिएशन हैड बीन सक्सेसफुल, अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही होती, द ट्रीटी वुड हैव बीन, द ट्रीटी वुड हैव बीन, और वुड हैव बीन के साथ में V3 का यूज किया जाता है, ठीक है ना। द ट्रीटी वुड हैव बीन साइन इमीडिएटली। अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहा होता तो जो ट्रीटी थी वो साइन तुरंत कर ली जाती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आर आएगा तो वुड बी का यूज नहीं करेंगे, हैव बीन आएगा तो विल बी का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिफोर द डिटेक्टिव कुड इंटेरोगेट, बिफोर द डिटेक्टिव कुड इंटेरोगेट द सस्पेक्ट, यानी कि इससे पहले कि डिटेक्टिव जो था वो सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करता, बिफोर द डिटेक्टिव कुड इंटेरोगेट द सस्पेक्ट, ही, और खाली जगह दी गई है, ही हिज लॉयर। तो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है कि इससे पहले कि डिटेक्टिव सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करता, उसने अपने लॉयर को बुला लिया। तो ही कॉल्स हिज लॉयर, ही हैड कॉल्ड हिज लॉयर, ही वाज कॉलिंग हिज लॉयर, और ही कॉल्ड हिज लॉयर। तो यहाँ पर बिफोर आया है, डिटेक्टिव कुड पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉल्स हम लगाएंगे नहीं क्योंकि पास्ट है। ही हैड कॉल्ड हो जाएगा, ही वाज कॉलिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा आंसर हो जाएगा ही हैड कॉल्ड हिज लॉयर। ओके, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर, जिनका आंसर है हैड कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारे पास, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल सर्विस, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल सर्विस, स्पेस दिया गया है, फ्लॉड एंड अनरिलायबल। फ्लॉड का मतलब है एग्जैगरेटेड, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, इमेजिनेटिव बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो, एंड अनरिलायबल। तो यहाँ पर हमें वर्ब फिल करनी है, वर्ब, इज, आर और हैव बीन। कौन सी वाली वर्ब हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर, कोशिश करिए। जी हाँ, डेली प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, ठीक है ना, डेली प्रैक्टिस होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस। तो यहाँ पर देखिए वर्ड आया है हमारे पास, जो नाउन है वो क्या है, डेटा। एक्चुअली में वैसे अगर हम सिंगुलर और प्लुरल की बात करें तो डेटा इज अ प्लुरल फॉर्म ऑफ डॉटम, ठीक है ना। डॉटम सिंगुलर होता है और डेटा जो है वो प्लुरल होता है। बट क्योंकि यहाँ पर द डाटा इज यूज एज अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय समवन, ठीक है ना,
जब किसी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन की बात करें तो डाटा को हम टेक्निकली सिंगुलर यूनिटी में यूज करते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर वे में यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगर हम इसको सिंगुलर और प्लुरल पूछा जाए कि डेटा क्या है तो ये प्लुरल नाउन है, ठीक है ना, डॉटम इसका सिंगुलर होता है, बट यहाँ पर टेक्निकली इसको कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के रूप में यूज किया है, दैट इज वाई ये सिंगुलर नाउन के रूप में काम करेगा। तो आंसर है हमारे पास वर प्लुरल वर्ब है, आर प्लुरल है और हैव बीन प्लुरल है, केवल ऑप्शन नंबर इज हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा, ठीक है। नहीं, ये PYQ नहीं है, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, जो नए क्वेश्चन बनाए गए हैं आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरीके के PYQ नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कन्फेस्ड आई नेवर एक्सपेक्टेड टू विन द प्राइज। नरेशन क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है सी कन्फेस्ड आई नेवर एक्सपेक्टेड टू विन प्राइज। तो रिपोर्टेड स्पीच है आई नेवर एक्सपेक्टेड टू विन प्राइज और रिपोर्टिंग वर्ब है सी कन्फेस्ड। इसको सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। तो शी कन्फेस सभी जगह पर दिया, यानी यहाँ तक तो सभी ऑप्शन आपके ठीक हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आपके सभी ऑप्शन एज इट एज ठीक है। अब यहाँ पर देखना है सी कन्फेस्ड और दिया है आई, अब आई को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है सी, तो आई भी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब दैट सभी जगह पे लगा हुआ है तो दैट तक भी आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आई को चेंज करना है सी के अकॉर्डिंग तो सी हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी, नेवर वाले को हटा दीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्टेड, जो कि कौन सा है V2, और V2 को चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सी कन्फेस्ड दैट सी हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू विन द प्राइज, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सी कन्फेस्ड दैट सी हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू विन द प्राइज, शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव वॉन द प्राइज, ये वाला भी गलत है, यहाँ पर हैव लगा दिया, ठीक है। तो जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, नोट करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास रियरली खाली जगह दिया गया है, ए डिस्कवरी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड बीन मेड इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, यानी कि इस मैग्नीट्यूड पर आर्कियोलॉजी के फील्ड में कभी कभार डिस्कवरी की जाती है या करी गई है। तो यहाँ पर क्या रियरली के साथ में इन्वर्जन का यूज करना है, तो डिड रियरली डिड अ डिस्कवरी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, बीन लगाया गया है तो बीन से पहले डिड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, बीन से पहले वाज का यूज नहीं करेंगे और इज का भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें रिक्वायर है हैज या फिर हैड, ठीक है ना, हैज या फिर हैड। हैड यहाँ पर है नहीं है तो हम ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 है, he decided to turn the lucrative job offer because it required excessive trouble। lucrative job यानी जो बेहतरीन जॉब थी उसका उसने क्या किया। अब यहाँ पर इसका मतलब साफ निकल रहा है कि जो एक्सेसिव ट्रेवल रिक्वायरमेंट की वजह से उसने लुक्रेटिव जॉब थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन फ्रेज यूज करनी है, टर्न ओवर, टर्न डाउन, टर्न आउट और टर्न अवे, ठीक है ना। तो किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं उस फ्रेज को हमें बताना है। चलिए जल्दी जल्दी से, टर्न आउट बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है टर्न आउट, मोस्टली कैंडिडेट टर्न आउट बता रहे, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए और लोगों का चेक करेंगे, टर्न आउट कितने लोगों का आएगा। चलिए देखिए, टर्न डाउन का जो मतलब, अगर हम टर्न डाउन यूज कर लें तो टर्न डाउन का मतलब है टू रिफ्यूज, ठीक है ना, टू रिफ्यूज और रिजेक्ट अ प्रपोजल, टू रिफ्यूज और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो यहाँ पर क्या किया गया, रिफ्यूज ही तो किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
टर्न आउट का मतलब है, टर्न आउट कर दें तो टर्न आउट का मतलब है टू अटेंड, टू अटेंड, या फिर बोले पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना। टर्न ओवर का मतलब है टू चेंज, टू चेंज, और टू हैंड ओवर, टू हैंड ओवर। टर्न अवे होता नहीं है, ठीक है ना, टर्न अवे, चलिए ठीक है, टर्न अवे, हाँ टर्न अवे का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और किसी घर में एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए हम टर्न अवे का यूज कर सकते हैं। मतलब इसका ये हो जाएगा टू रिफ्यूज एंट्री, टू रिफ्यूज एंट्री। टर्न अवे का मतलब है टू रिफ्यूज एंट्री, ओके। चलिए, टू रिफ्यूज एंट्री, टू डिनाई टू एंटर, टू डिनाई टू एंटर समवेयर। तो हमारा जो आंसर है केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टू टर्न डाउन, मतलब टू रिफ्यूज और रिजेक्ट अ प्रपोजल। अगला क्वेश्चन है, द बोर्ड वाज इंसिस्ट अ थोरो इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द फर्म्स फाइनेंस। तो इंसिस्ट के साथ में हमेशा हम ऑन का यूज करते हैं, इंसिस्ट ऑन, ठीक है ना, इंसिस्ट ऑन, ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, गुड। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30, दिया गया देयर लेटेस्ट मार्केटिंग स्कीम इज क्वाइट इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब है बेहतरीन, ठीक है ना। तो उनकी जो मार्केटिंग स्कीम है वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब चतुराई से भरपूर है। यहाँ पर हमें यूज करना है एज मच एज, लेट अलोन, एज वेल एज, नॉट विद स्टैंडिंग। चलिए, और यहाँ पर दिया गया है अ पेलेटेंट वायलेशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस। फटाफट फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है। चलिए गाइस, तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब समझ लीजिए कि उनकी जो लेटेस्ट मार्केटिंग स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा चतुराई से भरपूर है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर दिखाया गया है अ विलिटेंट वायोलेशन ऑफ एथिकल गाइडेंस, और जो मोरल दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का यहाँ पर वायोलेशन भी किया गया इनकी स्कीम में। तो एज मच एज वायोलेशन करने के साथ साथ नहीं हो जाएगा, एज वेल एज भी नहीं होगा, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है हमारा डेस्पाइट, क्या होता है, डेस्पाइट, डेस्पाइट होता है, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, के बावजूद। यानी कि मोरल यानी कि एथिकल गाइडलाइंस का जो वायलेशन है उसका वायलेशन होने के बावजूद भी ये क्या है, लेटेस्ट मार्केटिंग स्कीम कैसी है, बहुत ही क्वाइट इंजीनियस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है अनलेस यू हैड इंटरवेन द आर्ग्यूमेंट, अगर तुमने इंटरवेन यानी दखल अंदाजी नहीं की होती तो क्या हुआ होता, द आर्ग्यूमेंट विल टर्न वायलेंट, आर्ग्यूमेंट वायलेंट हो जाता, वुड टर्न, वुड हैव टर्न। तो यहाँ पर देखिएगा अनलेस दिया गया है और यहाँ पर हेड दिया गया है और V3 दिया है, यानी कि एक क्लॉज में हेड प्लस V3 है, ठीक है ना। जो इफ क्लॉज है या कंडीशनल जो क्लॉज है उसमें हेड प्लस V3 है, तो जो दूसरा क्लॉज है या हम मेन क्लॉज बोले वो हमारा किस में होगा, उसमें यूज किया जाएगा वुड, उसके साथ में हैव और उसके साथ में V3। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इनका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक द CEO स्टेप्ड, खाली जगह दी गई है, फ्रॉम हिज पोजीशन इमीडिएटली। तो मतलब साफ निकल रहा है कि कोई स्कैंडल बाहर आया और CEO ने क्या किया, इमीडिएटली अपनी पोजीशन से क्या कर लिया, पोजीशन को छोड़ दिया। तो स्टेप्ड अप होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, स्टेप्ड इन हो जाएगा या स्टेप्ड थ्रो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा।
वेरी गुड। तो स्टेप डाउन का मतलब है टू रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन। स्टेप डाउन का मतलब है टू रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन, ठीक है ना, टू रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन, किसी पोजीशन से रिजाइन कर देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द गवर्नमेंट वर टू केप एनर्जी प्राइसेस। अगर गवर्नमेंट, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इफ क्लॉज में क्या दिया गया, वर टू दिया गया है। अब ऐसे कंडीशनल क्लॉज जहाँ पर वर टू का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है ना, वर और टू का इस्तेमाल किया गया, तो उनका जो दूसरा क्लॉज होता है, दूसरे क्लॉज में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पर बताना है कौन सा वर्ड ऐसा है जो करेक्टली स्पेल्ड है। सुपरसीड, फटाफट फटाफट बताना है। सुपरसीड दिया गया है। सुपरसीड का मतलब है टू टेक द प्लेस ऑफ, ठीक है ना, टू टेक प्लेस ऑफ, टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की जगह ले लेना, ठीक है ना। तो सुपरसीड दिया गया, सुपरसीड, SUPERSED। क्वेश्चन नंबर 34 बताना है, जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपरसीड, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड दैट मीन्स हैविंग एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। हैविंग एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, फ्रेग्रेंट दिया है, नॉक्सियस दिया है, यूफोनियस दिया है और शेवरी दिया है। तो इसका मतलब है अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा दुर्गंधित है, बहुत ज्यादा बदबूदार है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा नॉक्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेग्रेंट का मतलब तो खुशबूदार होता है, परफ्यूम्ड होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, ओके। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कल 9 PM पर या 9:30 PM पर और 8 PM पर आपकी लिटरेचर और ग्रामर दोनों की क्लास होगी।